हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फुल रिवीजन करना। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा, डबल ट्रिपल। देखिए, चैप्टर 1। सबसे पहले तो वेलकम टू यू ऑल इन सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर 1 का नाम क्या है सर? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए, चैप्टर का रिवीजन करने से पहले पहले तो एक कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। सर, जैसे कि पहले तो स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। सर, जैसे कि बिजनेस करने के लिए हमको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। फंड्स क्या हो गया हमारे लिए? रिसोर्स हो गया। क्या हो गया हमारे लिए? रिसोर्स हो गया। तो उस रिसोर्स को हमको टाइम टू टाइम मैनेज भी करना पड़ता है और कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्या है सर? फाइनेंस को कैसे हम मैनेज करें, फाइनेंस को कैसे हम कंट्रोल करें ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। यही हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। चलिए, स्क्रीन 1 पे आते हैं। ये इंट्रोडक्शन है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है कि सर कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इन द सेंस जैसे स्टार्टअप्स जो करना चाहता है या जिनको आइडिया आता है, या जैसे हम जैसे लोग बिजनेसमैन हैं। तो ये दोनों की बात कर रहा है। देखिए, ये एंटरप्रेन्योर की भी बात कर रहा है और ये बिजनेसमैन की भी बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना है, फैक्ट्री शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है या स्टार्टअप शुरू करना है, तो सबसे पहले आप क्या क्या डिसीजन लेते हो? सबसे पहले तो विच एसेट्स टू बाय। फॉर एग्जांपल, इक्विपमेंट्स खरीदना है, मशीनरी खरीदना है। फिर उस मशीनरी में, उस इक्विपमेंट्स में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आप डिटरमाइन करते हो। तीसरे पार्ट में आप देखते हो कि अपार्ट फ्रॉम स्टेप 1 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमको क्या क्या पड़ेगी। और लास्ट आप स्टेप 1 में जो आपने सोचा है और स्टेप 3 में जो सोचा है, इसको लेकर आप टोटल खर्चे आपको मालूम चल गए होंगे। तो आपको इसमें ये मालूम चल गया कि आपको कितने फाइनेंस की जरूरत है। फिर से देखिए, इंट्रोडक्शन क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है या कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर आइडिया पे फोकस करता है, आइडिया पे इन्वेस्ट करता है। बिजनेसमैन नॉर्मली जो टिपिकल बिजनेस चल रहे हैं वो करने की कोशिश करता है। तो दोनों ही अगर अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उनके वो चार डिसीजंस लेते हैं या चार चीजें सोचते हैं। पहला तो हमको क्या क्या एसेट्स खरीदनी है, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, प्लांट्स। दूसरा, वो एसेट्स खरीदने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। फिर तीसरा, केवल इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स एसेट से काम चलेगा नहीं, हमको वर्किंग कैपिटल ही मेंटेन रखना पड़ेगा। और चौथा, स्टेप 1 में जो खर्चा लगेगा और वर्किंग कैपिटल के लिए जो खर्चा लगेगा, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 3 का जो भी खर्चा टोटल लगेगा, वो हम क्या करेंगे? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से क्या कर लेंगे? उसको फाइनेंस करा लेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए, सेकंड स्लाइड पे आते हैं। पहले सेकंड स्लाइड पे नहीं आते हैं, पहले मैं एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, मैंने आपको बेसिक बता दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। ठीक है, अब इसको और अच्छे शब्द में समझते हैं। देखिए, फोकस कीजिएगा, डबल ट्रिपल। देखिए, अब आपको ना इससे पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, मैं पहले इसको समझाने से पहले एक चीज समझाता हूं कि देखिए, एस्पेक्ट्स ऑफ एफएम क्या है, मतलब एफएम का फीचर क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। तो सब, पहला तो पैसा उठाना, दूसरा पैसा लगाना। और ये दोनों क्यों करते हैं? टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। पहले हाथ से पैसा उठाना और दूसरे में पैसा लगा देना, ये होता है फीचर्स ऑफ एफएम। ठीक है, अब जैसे हमने अभी स्टेप 1 में क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि सर देखिए, हमको क्या डिसाइड करना है, कौन सी एसेट्स खरीदनी है, फिर हमको क्या क्या वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो ये दोनों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पैसा उठाना पड़ेगा। हमने पैसा उठा लिया मार्केट से, अब पैसा लगाना भी तो पड़ेगा उस एसेट्स में, उस वर्किंग कैपिटल में। तो यही हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एफएम में, कि एफएम इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और ये दोनों चीज क्यों करते हैं? टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देखिए, क्या लिखा है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और दूसरे में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और ये चीजें हम लोग क्यों करते हैं? टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये क्लियर हुआ? ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एस्पेक्ट्स मींस फीचर्स क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। डन। चलिए, चलिए अब आते हैं स्क्रीन पे, फोकस कीजिएगा, डबल ट्रिपल। मुझे वो समझाना जरूरी था इसलिए मैं वहां रुका। चलिए, अब मेरा वो चीज समझाना सक्सेसफुल हो जाएगा। अब देखिएगा, एक मिनट पेन ले लूं। हाँ, ठीक है। मैंने क्या बोला? एफएम का फीचर्स क्या है? एक जगह से पैसा उठाना और दूसरी जगह पैसा लगाना। मतलब ये कुछ सोर्सेज है, जैसे सपोज सोर्सेज है, जैसे मैं चाहूँ तो बैंक से उठा सकता हूँ पैसा, ठीक है। मैं चाहूँ तो सेल्फ
फाइनेंसिंग कर सकता हूँ, मतलब बूटस्ट्रैपिंग करना। मैं चाहूँ तो अपने फ्रेंड से ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रिलेटिव से ले सकता हूँ, मतलब मैंने फाइनेंसिस के सोर्सेज डिसाइड कर लिए। फिर ये मैंने क्या किया, फंड्स प्रोक्योर किए डिफरेंट सोर्सेज से, मेरे पास फंड्स आ गए। फिर ये फंड्स को मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह यूटिलाइज करूंगा। सपोज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सपोज फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सपोज कुछ मैं लिक्विड के फॉर्म में भी रखूंगा। फिर कुछ सपोज कीजिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, एफ एम इज ऑल, अरे सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, देखिए। तो मैंने क्या बोला आपसे, एक सेकंड रुकिएगा बस, ठीक है। मैंने क्या बोला, एफ एम इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब मैं कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकता हूँ, बैंक से उठा सकता हूँ, सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकता हूँ, फ्रेंड से लोन ले सकता हूँ, रिलेटिव से लोन ले सकता हूँ। मेरे पास ये क्या आ गया, फंड्स आ गए। फिर मैं फंड्स को क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ कर लूंगा। सपोज मुझे फिक्स एसेट खरीदनी है, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट्स, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी रखना है, कुछ मुझे मतलब इन्वेस्टमेंट्स करने हैं अपार्ट फ्रॉम फिक्स एसेट, है ना। तो वो मैं इस सब फंड्स को यूज़ करूंगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एफ एम इज द एक्टिविटी, ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है ऑफ प्रोक्योरिंग फंड एंड यूटिलाइजिंग दैट फंड। बट ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये क्या हम लोग ब्लैंक माइंड से कर देंगे क्या, नहीं। तो ये एक्टिविटी शुड बी डन विथ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर फोरकास्टिंग, प्रॉपर कंट्रोलिंग एंड प्रॉपर, यू कैन से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो जब ये एक्टिविटी ऑफ प्रोक्योरिंग फंड एंड यूटिलाइजिंग दैट फंड, जब ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं विद प्रॉपर प्लानिंग, विद प्रॉपर फोरकास्टिंग, विद प्रॉपर कंट्रोलिंग एंड विद द कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर से फोकस कीजिएगा, डबल ट्रिपल। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने क्या बोला, एक लेमैन टर्म्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर फाइनेंस। लेकिन अब बुक की डेफिनेशन में जाए तो बुक की डेफिनेशन क्या कह रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोक्योरिंग फंड एंड यूटिलाइजिंग दैट फंड। लेकिन ये जो काम हो रहा है, ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी क्या ब्लैंक माइंड से हम लोग कर देंगे क्या, कि चल ठीक है, अरे पैसा उठा ले, कहीं से भी उठा ले, कहीं भी लगा दे, ऐसे नहीं होगा ना। हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि पैसा सस्ते में कहाँ मिलेगा, बैंक से मिलेगा, फ्रेंड से मिलेगा, हम लोग पहले प्लानिंग करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, कहाँ पैसा लगाना ठीक रहेगा, कौन सी एसेट्स खरीदना ठीक रहेगा, कंट्रोलिंग करेंगे, इन केस मुझे लग रहा है मार्केट गिर जाएगा तो मैं वहाँ से पैसा निकाल लूंगा, कोऑर्डिनेशन करेंगे, सारी एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो वही कहना चाह रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ procuring fund and utilizing that fund, but this activity has to be done with proper planning, with proper forecasting, with proper controlling and with the proper coordination. प्लीज रिवाइज कीजिए इसको, आई एम कमिंग 1 मिनट के अंदर, ठीक है। सो यस, वेलकम बैक। चलिए ये हो गया रिवीजन करके। चलिए अब मेरे हिसाब से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन ना क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। चलिए फोकस कीजिएगा, डबल ट्रिपल। देखिए अब डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज, जस्ट अ सेकंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing, coordinating and controlling of all the activities। फोकस कीजिएगा, डबल ट्रिपल, ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज। सर कौन सी एक्टिविटीज, रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन, मतलब पैसा उठाना और पैसा लगाना, ठीक है, ठीक है। ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर एक डेफिनेशन और है फिलिप एटा साहब से कोई, उन्होंने कहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मैनेजरियल डिसीजन, मतलब डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर्स लेवल के लोग लेंगे। और इससे हमको एक्विजिशन और फाइनेंसिंग तो होती है, बट शॉर्ट टर्म की भी नीड्स होती हैं और लॉन्ग टर्म की भी नीड्स पूरी होती हैं।
मतलब देखिए नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोक्योरिंग फंड्स एंड यूटिलाइजिंग दैट फंड्स। ठीक है, अच्छा, तो ये एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी क्या ब्लैंक माइंड से हो जाएगी क्या? नहीं, हमको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। देखो कितनी मेहनत लगती है। चलिए, तो हाँ हाँ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन एक फिलिप पैटेल साहब थे, उनको ये डेफिनेशन राज नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो आप कह रहे हो वो ठीक है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजेरियल डिसीजंस, मींस ये काम किसका है? मैनेजर्स लेवल का काम है, ऑब्वियसली तो हम लोग जानते हैं। बट इससे आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती है। सही बात है, मतलब अगर हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स है तो हम शॉर्ट टर्म उसको फाइनेंसिंग करेंगे ना। सपोज मुझे 2-3 महीने के लिए पैसा चाहिए, 2-3 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं अगर कॉर्पोरेट हूं तो मैं कमर्शियल पेपर इशू कर दूंगा। ठीक है, मैं अगर मुझे अगर एक परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल चाहिए तो मैं शेयर कैपिटल सॉरी शेयर्स इशू करूंगा मार्केट में। तो वही कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजेरियल डिसीजन दैट रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ रिजल्ट इन द एक्विजिशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आ गया व्हाट इज एफएम। तो एफएम होता कैसे है? देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा कि एफएम इज दी मैनेजेरियल एक्टिविटी। क्या मैनेजेरियल एक्टिविटी है? विच इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्स। इट इज कंसर्न विद एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजिंग एसेट्स टू अकम्प्लिश ओवरऑल गोल्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कीजिए फटाफट। देखिए डेफिनेशन एक बार क्लियर हो गया ना, तब ये इजी हो गया है कि एफएम कैसे होता है, एफएम क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एफएम करना क्यों होता है, वाई एफएम। बुक्स में ऐसे नहीं दिया है, वो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको हाउ एफएम, वाई एफएम करके अलग अलग कैटेगराइज किया है ना। तो तुझसे कैसे हो सारे? चलिए फोकस कीजिएगा, डबल टिक। चलिए अब आइए स्क्रीन पे। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि एफएम करना क्यों जरूरी है, वाई एफएम। भाई ऑब्वियसली अभी आप देखिए, अरे देखिए मैं वो स्क्रीन खोलता हूँ, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन खोलता हूँ। आप ये बताइए, मैं जो ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूँ सर? पैसा उठाना और पैसा लगाना। ये एक्टिविटी मैं कैसे कर रहा हूँ? प्लानिंग से, फोरकास्टिंग से, कंट्रोलिंग से, मैनेजिंग से, कोऑर्डिनेशन से। तो आपको नहीं लग रहा है जब मैं इतना दिमाग लगा रहा हूँ तो मैं जो पैसा उठाऊंगा वो सस्ता उठाऊंगा, और जहां पैसा लगाऊंगा वहां से मेरे को प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ श्योर शॉट होगा, बट चांसेस ज्यादा है ना। आप कोई भी काम विद प्रॉपर फोरकास्टिंग में प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो काम अच्छे से होता है, नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं। तो वैसे ही अगर मैं अपना काम प्रॉपर प्लानिंग से कर रहा हूँ, प्रॉपर फोरकास्टिंग से कर रहा हूँ, प्रॉपर कंट्रोलिंग से कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन से कर रहा हूँ, तो मुझे जो पैसा मिलेगा, जहाँ से पैसा उठाऊंगा सस्ते में उठाऊंगा पैसा, और जहाँ पैसा लगाऊंगा अच्छे से लगाऊंगा, मतलब वहां से मुझे रिजल्ट्स मिलेगा, वहां से मुझे इनकम मिलेगी। समझ में आ रहा है? चलिए अब वापस आते हैं। चलिए, तो वही कह रहा है वाई एफ एम। तो एफ एम इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन, मींस हम सस्ते में पैसा उठाएंगे और उसको एलोकेट करेंगे ताकि विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट्स। ठीक है, तो फोकस ऑफ एफएम क्या हो गया? अब देखिए, अब यहां पे एक नया क्वेश्चन आ रहा है, फोकस ऑफ एफएम। तो फोकस ऑफ एफएम में आपका एक क्वेश्चन और जनरेट हो गया कि एफएम में कौन कौन से डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है फाइनेंसिंग, एक होता है डिविडेंड। देखिए इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग तो क्लियर है ना, कि हमने एक जगह से पैसा उठाया मतलब फाइनेंसिंग, और दूसरी जगह पैसा लगा दिया मतलब इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब हमको अपने इन्वेस्टर्स को भी सेटिस्फाई रखना है। ठीक है, तो उनको सेटिस्फाई रखने के लिए हमको टाइम टू टाइम उनको डिविडेंड भी देना पड़ता है ऑब्वियसली। तो इसलिए पिक्चर में आता है डिविडेंड डिसीजन। इसलिए जरूरी है कि आप जो पैसा उठा रहे हो सस्ते में उठाओ, और आप जहां पैसा लगा रहे हो उसको ऐसी जगह लगाओ जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न हो, ताकि आप उस रिटर्न से अपने इन्वेस्टर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सको। तो इसलिए पिक्चर में आता है तीसरा डिसीजन जो है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो हमने 3 डिसीजन क्या पढ़े अभी जस्ट? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। ठीक है, मैं भी रुक रहा हूं, मैं एक बार पीपीटी 1 से शुरू कर रहा हूं और आप लोग सिर्फ गो थ्रू कीजिए हमने सब कर लिया कि नहीं कर लिया। चलिए ये तो नॉर्मल था।
बिजनेस में फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या हमारे लिए रिसोर्स है, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना ज़रूरी है। सेम वे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मतलब फाइनेंस को मैनेज करना, कंट्रोल करना कौन बताता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर हमने शुरू किया कि सर एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, दोनों ही अगर अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उनको 4 डिसीजंस वो लेते हैं। पहला तो हमको क्या क्या एसेट्स खरीदनी है, फिर उन्होंने सोच लिया क्या क्या एसेट्स खरीदनी है, तो दूसरा वो सोचेंगे उस एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तीसरा कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन रखना है, और चौथा वर्किंग कैपिटल और एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और उसको मैं कहाँ कहाँ से फाइनेंसिंग करूंगा। इसको एब्जॉर्व कीजिए। डन। चलिए, फिर एफएम करना क्यों ज़रूरी है? एफएम करने से हम पैसा सस्ते में उठा सकते हैं और पैसा अच्छी जगह लगा सकते हैं, ताकि हमको प्रॉफिट हो, और हमको प्रॉफिट होगा तभी हम अपने इन्वेस्टर्स की नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे पिक्चर में 3 डिसीजंस आते हैं: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजंस। प्लीज इसको एब्जॉर्ब कीजिए। डन। चलिए, फिर आता है हाउ एफएम, मतलब एफएम होता कैसे है? तो एफएम इज द मैनेजरियल एक्टिविटी। ठीक है, कौन करते हैं? मैनेजर्स लेवल के लोग करते हैं, विच इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्स। इट इज कंसर्न्ड विद एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजिंग एसेट्स। क्यों भाई, क्यों करना ये? टू अकम्प्लिश, टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या वेल्थ ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड और वेल्थ ओरिएंटेड। उतरो कीजिए उसको। हो गया जी। चलिए, सो वी आर डन विथ वाई एफ एम एंड हाउ एफ एम एंड वॉट इज एफ एम। ये तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि सर एफ एम इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोक्योरिंग फंड्स एंड यूटिलाइजिंग दैट फंड्स with the objective of generating with the objective of accomplishing your objective। अच्छा, लेकिन ये जो एक्टिविटी हो रही है, एक पैसा उठाना, पैसा लगाना, ये एक्टिविटी क्या ऐसी हो जाएगी ब्लैंक माइंड से हो जाएगी? नहीं। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन विद प्रॉपर प्लानिंग, विद प्रॉपर फोरकास्टिंग, विद प्रॉपर प्लानिंग, विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, विद प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, विद प्रॉपर मैनेजमेंट, विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, है ना? तो इसलिए जरूरी है ये एक्टिविटी को प्रॉपर ये सब चीजों से करने के लिए। फिर एक फिलिप एटा साहब थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने ऐड ऑन किया कि एक मैनेजरियल डिसीजंस है, और दूसरा इससे हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स दोनों ही सेटिस्फाई होती है। एब्जॉर्ब कीजिए उसको फटाफट। डन। चलिए, फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट स्लाइड में एस्पेक्ट क्या होते हैं, मतलब फीचर्स क्या होते हैं। एस्पेक्ट की अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो पहला, एक हाथ से पैसा उठाना, दूसरे हाथ में पैसा लगाना, और हम लोग ये दोनों चीज क्यों करते हैं? टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसको भी गो थ्रू कर लीजिए एक बार, ठीक है? एक मिनट रुकिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है वो ये कह रहा है कि हम पैसा कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। तो देखिए, सोर्सेज ऑफ फंड्स आपके डिटेल वे में डिस्कशन इसका है चैप्टर 2 में, बट यहाँ पे माइन्यूट सा मैं टच कर रहा हूँ कि पैसा मैं डिबेंचर्स और बॉन्ड इशू करके भी पैसा रेज कर सकता हूँ, ओनर्स फंड, तीसरा एंजल फाइनेंसिंग, चौथा कमर्शियल बैंक, और पांचवा वेंचर कैपिटल। मैंने एक वीडियो बनाया था फिलहाल कुछ हफ्ते 10 दिन पहले, उसमें वेंचर कैपिटल और एंजल फाइनेंसिंग को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो ये सोर्सेज है। खैर, इसका डिस्कशन चैप्टर 2 में बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में, ठीक है? आप प्लीज एक बार देख लीजिए उसको। चलिए आगे बढ़े। चलिए, फिर एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर इक्विटी और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है और फीचर्स क्या होते हैं दोनों के। पहली बात तो इक्विटी में रिस्क बहुत लो होता है। क्यों लो होता है सर? क्योंकि इसमें कोई रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये परमानेंट नेचर का कैपिटल होता है। देखिए, अगर आज रिलायंस, ठीक है, आईपीओ लाती है, या रिलायंस की छोड़िए, कोई नई कंपनी है, कोई नई कंपनी आईपीओ लाती है, तो आईपीओ लाई तो पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो पब्लिक के पास वो पैसा, सॉरी, कंपनी के पास वो पैसा परमानेंट नेचर का हो गया। मतलब जब कंपनी डूबेगी, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, तब जाके वो हिसाब किताब होगा पैसे का।
नहीं तो जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है, तब तक वो पैसा कंपनी के पास ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें रिस्क बहुत लो होता है क्योंकि इसमें कोई रिपेमेंट नहीं होता है। बट इसकी कॉस्ट क्यों हाई होती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप खुद सोचो भाई, इक्विटी में आदमी पैसा क्यों लगाएगा? देखिए देखिए, हमको देखिए आज नॉर्मली सेविंग इंटरेस्ट कितना मिलता है? नॉर्मली नॉर्मली 3 से 4% मिलता है ना, आप लोग सब लोग जानते हैं। एफडी में इंटरेस्ट कितना मिलता है? मैं कह रहा हूं 6 to 8%। डिफरेंट बैंक्स का अलग अलग होता है। तो अगर आप, अच्छा एक चीज और ऐड कर दो, म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली 10 to 15%। ठीक है, तो क्यों भाई आदमी शेयर्स में क्यों जाता है? आप खुद बताओ, शेयर्स में क्यों जाता है? कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों जाएगा? क्योंकि उसको सेविंग्स, एफडी और म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न चाहिए, मतलब उसको 15% और मोर चाहिए, तभी तो वो शेयर्स में जाएगा। नहीं तो क्यों जाएगा? अगर उसको 5% मिल रहा है शेयर्स में, तो 5% तो वो सेविंग से भी कमा लेगा या एफडी से भी कमा लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कंपनी के लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट हाई होती है। डिबेंचर्स में रिस्क हाई होता है क्योंकि डिबेंचर्स वाले कोवेनेंट्स प्लेस कर देते हैं या कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, तो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है। दूसरा, कॉस्ट लो होती है क्योंकि हमको डिबेंचर्स में टैक्स बेनिफिट मिलता है। चलिए इसको रिवाइज कीजिए फटाफट। इक्विटी में रिस्क लो होता है क्योंकि हमको कुछ रिपेमेंट नहीं करना है। डिबेंचर्स में रिस्क हाई होता है क्योंकि हमारे पर एक ऑब्लिगेशन हो जाती है। हम पैसा कमाएं या ना कमाएं, हमको डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही करना है। दूसरा, इक्विटी में कॉस्ट हाई होता है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आप शेयर में पैसा ही क्यों लगाते हो? क्योंकि हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए। कॉस्ट लो क्यों होती है डिबेंचर्स में? बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। अगर हम 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं सपोज डिबेंचर्स में ऑफ 100 रुपीज, तो मैं अगर 10 रुपीज इंटरेस्ट के फॉर्म में दे रहा हूं, तो सपोज 3 रुपए में टैक्स का भी तो बचा ले रहा हूं, तो नेट कॉस्ट मेरी 7 ही रुपए आ रही है ना। तो इस वजह से कॉस्ट लो हो जाती है डिबेंचर्स में। एक बार इसको गो थ्रू कीजिए। चलिए, अब दूसरी चीज है, ये हो गया ना, हाँ ठीक, ये हो गया। फिर बैंक्स, देखिए बैंक्स में हमको फंड देता है, लेकिन बैंक्स ना दो तरीके से देता है। फंड बेस्ड, मतलब कैश में देगा आपको फंड पैसा, और दूसरा नॉन फंड बेस्ड। देखिए फंड बेस्ड में क्या किया गया? सीसी, ओडी, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। देखिए ये दोनों चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ये दोनों तो मैं नहीं समझाऊंगा। सीसी और ओडी मैंने नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड में कवर किया है। नॉन फंड बेस्ड भी शायद मैंने कवर किया है, हाँ। नॉन फंड बेस्ड में गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी मैंने अपने नेक्स्ट स्लाइड में कवर किया है। देखिए फंड बेस्ड तो समझ में आ रहा है ना, कि मैं बैंक गया, मैंने कहा साहब मेरे को लोन चाहिए, बैंक ने मेरे को क्या दिया? कैश दे दिया। ये हो गया फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड में क्या हो गया? मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक मेरे को पैसा मत दो, मेरे को ना, मतलब मेरे को एक पार्टी से मशीन खरीदना है, लेकिन पार्टी मेरे को मशीन उधार में देने को तैयार नहीं, क्रेडिट पे देने को तैयार नहीं। तो एक काम कर बैंक, तो उस पार्टी को गारंटी दे दे कि अगर ये बंदा, मतलब ओम गर्ग, अगर मशीनरी का पेमेंट नहीं करेगा तो तू कर दे। क्या बैंक अभी उसको सप्लायर को पेमेंट कर रही है क्या? नहीं, वो सिर्फ एक जुबान दे रही है, वो सिर्फ एक गारंटी दे रही है। तो ये क्या हो गया? नॉन फंड बेस्ड। वैसे ही एलओसी भी होता है। ठीक है, तो बैंक्स दो तरीकों से लोन देती है, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में सीसी, ओडी, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, और नॉन फंड बेस्ड में गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, सीसी, ओडी हम लोग कवर करेंगे, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन कवर नहीं करेंगे क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब रिवीजन भी ऑब्वियसली क्लास में तो हमने कवर किया ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये क्या होता है सर? एंजल फाइनेंसिंग, ये तो हमने कवर किया ही है एक बार वैसे भी एक वीडियो में, लेकिन फिर से समझ लेते हैं एंजल फाइनेंसिंग क्या है। सर ये इक्विटी फाइनेंसिंग है। ठीक है, एंजल वाले क्या करते हैं? इक्विटी खरीदते हैं। दूसरा, एंजल क्या होते हैं? वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं। भाई पैसा कौन लगाएगा? जिसके पास पैसा होगा ना। जिसके पास पैसा ही नहीं होगा वो सामने वाले को पैसा कैसे देगा? ये इन्वेस्ट करते हैं अराउंड 25 to 60%। ये सब्सटैंशियल इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो सब्सटैंशियल पैसा भी देते हैं। फिर अब ये इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया? एंजल फाइनेंसिंग इक्विटी फाइनेंसिंग होती है। दूसरा, ये वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं। तीसरा, ये इन्वेस्ट करते हैं अराउंड 25 to 60%, मतलब इनके पास सब्सटैंशियल कंट्रोल आ जाता है। और चौथा, ये इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए इनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होता है। और ये मैं बोला भी, एंजल फाइनेंसिंग का भी डिस्कशन चैप्टर 2 में। चलिए इसको एक बार रिवाइज कीजिए फटाफट।
ठीक है, हो गया। चलिए, फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड है सर सीसीओडी। देखिए अभी हमने जस्ट कुछ टाइम पहले देखिए बैंक्स का हमने पढ़ा था ना, एक मिनट कहाँ गया यार, हाँ ये नहीं, एक मिनट कहाँ गया तो सी, हाँ ये रहा, हमने पढ़ा था ना सीसीओडी, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर सीसीओडी एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता ना कि आप लोग ब्लैंक माइंड में रहो ना, तो इसलिए मैंने इसको अपने स्लाइड में कवर किया है, तो प्लीज फोकस कीजिएगा। डबल ट्रिपल, एक मिनट, पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही है, ओके सेलेक्ट, ठीक है। एक होता है ओवरड्राफ्ट, एक होता है सीसी, ठीक है। एक क्या होता है ओवरड्राफ्ट, एक होता है सीसी। ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटीज होती है ना, ये करंट अकाउंट होल्डर्स को ही दी जाती है। करंट अकाउंट देखिए, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट होल्डर्स को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। दूसरा, ये पर्सनल और बिजनेस पर्पस के लिए भी हो सकता है, मतलब आप चाहो तो पर्सनल पर्पस के लिए भी ले सकते हो और बिजनेस पर्पस के लिए भी ले सकते हो, ये शॉर्ट टर्म होता है। और दूसरा लास्ट क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, ठीक है। फिर लास्ट क्या है सीसी। सीसी के लिए आपको जरूरी नहीं है आपका करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट भी है ना तब भी आप सीसी अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन आपको अलग से एक सीसी अकाउंट खोलना पड़ेगा, मतलब यू नीड टू ओपन सीसी अकाउंट, ठीक है। और ये केवल स्पेशल पर्पस के लिए होता है, मतलब ये आप पर्सनल पर्पस के लिए नहीं ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, मीडियम टर्म के लिए भी हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है और ये हाइपोथिकेट करता है, मतलब इट रिक्वायर्स एसेट लाइक इन्वेंट्री, पीपीई, रिसीवेबल्स। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे अडानी जी हैं, ठीक है, अडानी जी हैं, तो अडानी जी के अडानी जी के पास मतलब बहुत बड़ा ऑर्डर है, ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन उनके पास अभी उतना पैसा नहीं है, अभी उनके पास उतना पैसा नहीं है, अब उनको पैसा चाहिए लेकिन उनके पास ऑर्डर बहुत बड़ा है। तो क्या करेंगे वो, सीसी ले लेंगे, कैश क्रेडिट। वो कहेंगे भाई देख मेरे पास इतना बड़ा ऑर्डर है, मेरे पास ये मेरा पास रिकॉर्ड है। तो मोस्टली जो सीसी अकाउंट्स होता है ना, ये बड़े लोग ही लेते हैं इसकी फैसिलिटीज। ओवरड्राफ्ट तो हम जैसे लोग भी ले सकते हैं, लेकिन सीसी अकाउंट जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना वो लेते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है, इट रिक्वायर्स एसेट्स लाइक इन्वेंट्री, पीपी, रिसीवेबल्स, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए भी होता है, और ये केवल बिजनेस पर्पस के लिए ही होता है, ठीक है, ये पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होता है। प्लीज को गो थ्रू कीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब सर, अभी देखिए हमने कुछ देर पहले ही बोला कि सर एक होता है ना नॉन फंड बेस्ड, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या होता है, देखिए बैंक गारंटी में क्या हुआ, देखिए फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। मैं बायर हूं, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मशीन खरीदी। मैं सेलर के पास गया, मैंने कहा भाई मेरे को मशीन दे दे एक बार उधार पे, क्रेडिट पे, मैं तेरे को 30 दिन बाद या 50 डेज बाद या 60 डेज बाद मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। बट सेलर को मेरे पर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेलर को मेरे पर भरोसा नहीं है। तो सेलर मेरे को कहता है कि मैं तेरे को मशीन दे दूंगा बट मेरे को गारंटी चाहिए, मेरे को बैकअप चाहिए। तो अब मेरे को बात दिल पे लग गई, मैंने कहा भाई मेरे से ऐसी बात कर रहा है। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से कहा बैंक देख मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ है, प्लीज प्लीज इशू बैंक गारंटी इन द फेवर ऑफ सप्लायर, प्लीज बैंक गारंटी इशू कर दीजिए सप्लायर के फेवर पे, ताकि सप्लायर मेरे को मशीन ऑन क्रेडिट दे पाए। अच्छा, और इसमें एक चीज और क्या होती है कि अगर इन केस अगर मैं मतलब बायर, अगर इन केस उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो बैंक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए सेलर को भी एक कॉन्फिडेंस रहता है। देखिए अब क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं उसको पीपीटी से। देखिए क्या टॉपिक, बैंक गारंटी। क्या टॉपिक, बैंक गारंटी। और ये किस में आता है, ये नॉन फंड बेस में, ठीक है। चलिए फोकस कीजिएगा। देखिए ये बायर है, ठीक है, और ये क्या है, सेलर है, ठीक है। अब इसको कुछ सपोज क्रेडिट पे कुछ माल चाहिए, तो ये क्या करेगा, और सेलर को कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये क्या करेगा, पहले तो रिक्वेस्ट करेगा बैंक गारंटी, किससे, बैंक से। बैंक क्या करेगी, बैंक गारंटी इशू कर दी किसके फेवर में, सेलर के फेवर में। और अगर इन केस ये बायर या कॉन्ट्रैक्टर, जो हमने अभी क्लास में डिस्कस किया था, अगर ये डिफॉल्ट करता है तो बैंक गारंटी इन्फोर्स ओनली इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब अगर ये बायर डिफॉल्ट करता है ना तभी ये बैंक गारंटी इन्फोर्स होगी, अदरवाइज ये इन्फोर्स नहीं होगी। समझ में आया। तो क्या हमने पढ़ा कि बायर है, पहले तो रिक्वेस्ट करेगा बैंक को कि प्लीज इशू बैंक गारंटी इन द फेवर ऑफ सेलर।
तो सेलर को भी ये कॉन्फिडेंस होगा, और अगर इन केस बायर उस मैच्योरिटी पे उस पेमेंट को नहीं कर पाएगा तो सेलर को बैंक जो होगी वो पैसा दे देगी। तो इसलिए बैंक गारंटी एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। चलिए इसको एक बार गो थ्रू कीजिए फटाफट। फिर सॉरी, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हो गया ना बैंक गारंटी पढ़ के। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है कि सर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट भी क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप पढ़िएगा कि सपोज मैं बायर हूँ, और बायर कैसा, इंपोर्टर वाला बायर, मैं इंपोर्टर हूँ। मेरे को सपोज बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, सपोज अमेरिका से मेरे को कुछ मशीनरी, एकदम हाई वैल्यूड मशीनरी मेरे को इंपोर्ट करनी है, और वो भी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को ऑन क्रेडिट चाहिए। तो अब हो सकता है ना बाहर वाला जो बंदा है, मीन सप्लायर, उसको कॉन्फिडेंस ना हो मेरे ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक को अप्रोच करूंगा और बैंक को कहूंगा प्लीज लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दीजिए। फिर बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट खोल देगा। फिर सपोज मेरा जो सप्लायर है वो कहाँ का है, अमेरिका का, तो अमेरिका में भी हो सकता है मेरे बैंक की ब्रांच हो। तो मेरी बैंक उस अमेरिका वाली ब्रांच को कम्युनिकेट करेगी कि एलओसी खुल गया है, प्लीज जब सप्लायर मीन जो सेलर है वो जब भी आपके पास बिल ऑफ लैडिंग लेके आएगा तो आप उनको कैश पेमेंट कर देना। देखिए फिर से पूरा सिस्टम समझिएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, पहली बात तो मैं इंपोर्टर हूं, मेरे को कुछ सामान चाहिए आउट ऑफ इंडिया से, लेकिन सेलर को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सेलर क्या कहेगा कि भाई मैं तेरे को क्रेडिट पे माल नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो बायर क्या करेगा, बायर फिर एक तरीका निकालेगा कि चल ठीक है, मैं एलसी खुलवा लेता हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो क्या होगा, बायर जाएगा बैंक के पास कि भाई रिक्वेस्ट करेगा एलओसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। अब बैंक एलओसी खोल देगी बायर के फेवर में। सपोज बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। फिर अमेरिका में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच होगी, तो इंडिया वाली जो पीएनबी बैंक है वो अमेरिका वाली बैंक को कम्युनिकेट करेगी कि बॉस एलओसी खुल चुकी है। फिर मैं भी अपने सेलर को बता दूंगा कि सेलर ठीक है, आप मेरे को क्रेडिट पे नहीं देना चाह रहे हो ना, लेकिन आप मेरी एक बात सुनो, मैंने एलसी खुलवा रखी है, ठीक है। अब उसको आ जाएगा कॉन्फिडेंस, किसको, सेलर को। तो वो क्या करेगा, वो गुड्स को भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर जैसे वो भेजेगा, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट में पढ़ते हैं एक चीज कि बिल ऑफ लैडिंग मिलता है। बिल ऑफ लैडिंग एक डॉक्यूमेंट है जब आप गुड्स को डिस्पोज करते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसको एक बिल ऑफ लैडिंग मिलेगा। फिर वो क्या करेगा, जो एक्सपोर्टर है मीन सेलर है, जो सप्लायर है बाहर का, वो क्या करेगा, वो जो बैंक थी ना बाहर वाली, जो बाहर वाली ब्रांच वाली बैंक थी ना, उसके पास जाएगा बिल ऑफ लैडिंग लेके। तो बैंक उसको उस अमाउंट को पे कर देगी, किसको, सेलर को। तो सेलर को भी क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब इसको पढ़ते हैं, देखिएगा, अब इसको पढ़ते हैं अपने पीपीटी से। देखिए टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का क्या नाम है सर, लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या नाम है टॉपिक का, लेटर ऑफ क्रेडिट। और ये किस में आता है, नॉन फंड बेस में। देखिए ये बायर है, या इन द सेंस वो इंपोर्टर भी हो सकता है। पहले तो रिक्वेस्ट करेगा किस लिए, एलसी के लिए, किसको, बैंक को। फिर बैंक क्या करेगी, दूसरे बैंक को अप्रोच करेगी, हो सकता है ब्रांच हो उसकी। फिर सेलर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई चल एलसी खुल गई है, तो वो गुड्स भेजना शुरू कर देगा। मतलब फिर उसको क्या मिलेगी, बिल ऑफ लैडिंग मिलेगी। फिर ये बिल ऑफ लैडिंग लेके बैंक के पास जाएगा, फिर ये बैंक इसको कैश दे देगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये कैश बाद में बायर से वसूलेगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, लेटर ऑफ क्रेडिट, पहली बात तो ये किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, नॉन फंड बेस्ड। किस में आता है ये, नॉन फंड बेस्ड में।
तो क्या हो गया, ये बायर है, ये रिक्वेस्ट करता है एलसी के लिए, ठीक है। फिर एक देखिए ये सब टाइप्स होते हैं, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक। फिर एक बैंक होती है बाहर वाली। फिर जब ये सेलर जब ये गुड्स को भेजना शुरू करता है, देखिए गुड्स शिफ्ट हो गया, तो इसको बिल ऑफ लैडिंग मिलती है। फिर ये बिल ऑफ लैडिंग लेके जाता है एडवाइजिंग बैंक के पास, तो एडवाइजिंग बैंक इसको जो भी उसमें बिल ऑफ लैडिंग में जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स दिया होगा ना, उतने अमाउंट का उसको कैश दे देगी, ठीक है। ये सब बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है कि सर इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक क्या होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। खैर अभी आप रिवीजन पर्पज के लिए इतना समझ लो ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि सर हमने अभी पढ़ा था ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि सर पैसा कहाँ का यूज होता है, ठीक है। तो प्राइमरीली दो जगह यूज होता है, पहला तो फिक्स एसेट, दूसरा वर्किंग कैपिटल। दोनों में कॉमन पॉइंट है ऑप्टिमम लेवल, मतलब आप पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करो लेकिन ऑप्टिमम लेवल पे इन्वेस्ट करो, ना ज्यादा करो ना कम करो। ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या हो गया, ना ज्यादा करो ना कम, मतलब ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट थी कि फिक्स एसेट में ना टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग यूज होती है। और इसमें क्या कह रहा है, डू नॉट कीप टू मच फंड्स ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्रीज, बुक डेट्स और कैश। ये सब क्या होती है, हमारी वर्किंग कैपिटल है। एक बार रिवाइज कीजिए उसको। मतलब कहने का मतलब ये, मैं फंड्स कहाँ का यूज कर सकता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन प्राइमरीली दो चीज होती है, फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल। तो वही कह रहा है, दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है कि आप ऑप्टिमम लेवल पे इन्वेस्ट करो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और फिक्स एसेट में एक टेक्निक यूज होती है कैपिटल बजटिंग, ये अलग चैप्टर है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और वही बात वर्किंग कैपिटल के लिए भी कह रहा है कि डू नॉट कीप टू मच फंड्स ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्रीज, बुक डेट्स और कैश। बुक डेट्स मतलब डेटर्स। चलिए, अब आगे क्या आता है, एफएम कैसे इवॉल्व, मतलब एफएम का बर्थ कैसे हुआ। देखिए, एक आता है ट्रेडिशनल फेज, एक आता है ट्रांजिशनल फेज, एक होता है मॉडर्न फेज। ट्रेडिशनल फेज मतलब पहले क्या होता था ना, 40-50 साल पहले एफएम का यूज बहुत लिमिटेड चीजों में होता था। जैसे अगर कुछ हम बड़े डिसीजंस ले रहे हैं ना, जैसे अगर हम टेक ओवर कर रहे हैं, मर्जर्स कर रहे हैं, एक्सपेंशंस कर रहे हैं, लिक्विडेशंस कर रहे हैं, तभी हम सिर्फ एफएम का यूज करते थे, वैसे उसके अलावा एफएम का यूज नहीं करते थे। ये ट्रेडिशनल फेज में होता था। ट्रांजिशनल मतलब एक बीच का फेज आया, उसमें हम फिर एफएम को डे टू डे प्रॉब्लम्स में भी यूज करने लग गए। फिर एक मॉडर्न फेज जो अभी भी चल रहा है। अब क्या हो गया, अब एफएम का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और अब हम लोग हर चीज में फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, कुछ भी छोटे मोटे डिसीजंस भी होते हैं ना, तो हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस जरूर करते हैं। तो क्या क्या चीज है, एफएम कैसे इवॉल्व हुआ। सर एफएम 3 फेजेस में इवॉल्व हुआ। पहला तो ट्रेडिशनल फेज, दूसरा ट्रांजिशनल फेज, तीसरा मॉडर्न फेज। पहले क्या होता था, एफएम को हम लोग इंपॉर्टेंट इवेंट्स में यूज करते हैं, जैसे टेक ओवर्स, मर्जर्स, अमालगेमेशन, डीमर्जर्स। फिर एक बीच का फेज आया, उसमें क्या हो गया कि हम डे टू डे प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने लग गए विद द हेल्प ऑफ एफएम। फिर मॉडर्न फेज जो अभी चल रहा है, अब तो एफएम का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वही बात कर रहा है, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए उसको। हो गया डन। चलिए, फिर ये क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ अ फर्म, मतलब एक फर्म की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे, फाइनेंस फंक्शन पे और डिविडेंड फंक्शन पे। फिर मैंने क्या बोला था आपको क्लास में, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। और वर्किंग कैपिटल ये होता है शॉर्ट टर्म डिसीजंस। वैल्यू ऑफ अ फर्म विल डिपेंड ऑन वेरियस फंक्शंस डिसीजंस। द फाइनेंस फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए एक बार इसको। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एफएम क्या है सर। पहली बात तो इट इज द की टू सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन। दूसरा, इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, फंडिंग द इन्वेस्टमेंट एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता कैसे चलेगा सर कि एक अच्छा एफएम हो रहा है, मतलब हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके को 3-4-5 पॉइंट्स है। देखिए क्या क्या पॉइंट्स है सर। पहला पॉइंट ये है, आपको ये टेक केयर करना होगा कि आप फिक्स एसेट में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर लो। देखिए अभी हमने इसके पहले जस्ट पढ़ा था ऑप्टिमम। वही शब्द ये कह रहा है कि टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट,
मतलब ऑप्टिमम लेवल पे इन्वेस्ट करो। अगर आप ऑप्टिमम लेवल पे कर रहे हो तो मतलब आप अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं सर, बैलेंसिंग कैश आउटफ्लो विद कैश इनफ्लो। मतलब ये ना हो कि सिर्फ पैसा जा ही रहा है, पैसा कुछ आ नहीं रहा है, तो वही बैलेंस करके चलो, आउटफ्लो और इनफ्लो को बैलेंस करके चलो। फिर तीसरा क्या कह रहा है, इंश्योरिंग दैट देर इज सफिशिएंट लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, मतलब शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल भी आप मेंटेन करके चलो। ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, सेटिंग सेल्स रेवेन्यू टारगेट दैट विल डिलीवर ग्रोथ। मतलब ये कह रहा है कि आप सेल्स टारगेट ऐसा सेट करो ताकि आप वो ग्रोथ अचीव हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्किल में फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। देखिए मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो है 100 और मैं सेल्स टारगेट सेट कर रहा हूं वो है 50। तो आप ये बताओ, अगर मैं 100 बना सकता हूं, 100 प्रोडक्ट्स बना सकता हूं, बट फिर भी मैं 50 सेल कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं 50 ही बनाऊंगा। तो जब मैं सेल्स टारगेट 50 सेट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं 50 ही बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इससे एक प्रॉब्लम क्या होगी ना, मैं अपने फिक्स एसेट को पूरा अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरी फिक्स जो कॉस्ट है वो अच्छे से पूरा यूज नहीं हो पाएगी। तो क्या मुझे ग्रोथ डिलीवर होगी, क्या नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि आपको सेल्स टारगेट इस तरीके से सेट करना है ताकि आप ग्रोथ अचीव कर पाओ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमारा प्रोडक्शन हम 100 कर सकते हैं लेकिन हम मतलब फिर भी कुछ कम ही बनाते हैं, 40-50 बनाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, हम फिक्स एसेट की कॉस्ट को अच्छे से एलोकेट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा वो चीज महंगी पड़ती है। ठीक है। और लास्ट क्या कह रहा है, नहीं सेकंड लास्ट क्या कह रहा है, प्राइसिंग अच्छे से रखो, करेक्ट प्राइसिंग रखो। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टैक्स प्लानिंग करो जिससे हमारा टैक्सेस कम हो। अगर ये सब चीजें हो रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे तो मतलब आप अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो। तो क्या क्या कह रहा है, टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट, बैलेंस करके चलो क्या क्या सर, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को। तीसरा, इंश्योर करो कि सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन हो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। चौथा, सेल्स रेवेन्यू टारगेट ऐसा सेट करो जिससे हमको ग्रोथ मिले। और करेक्ट प्राइसिंग रखो सारे प्रोडक्ट्स की। और लास्ट, टैक्स प्लानिंग करो ताकि आपका टैक्स बर्डन क्या हो, मिनिमाइज हो। प्लीज वो गो थ्रू कीजिए फटाफट। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक गुड एफएम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये तरीका है जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सर हमको ध्यान रखना है कि ओवर इन्वेस्टमेंट ना हो, दूसरा बैलेंस करके चलना है, तीसरा सफिशिएंट लेवल मेंटेन करके चलना है, चौथा हमको सेल्स रेवेन्यू टारगेट ऐसा रखना है ताकि हमको ग्रोथ अचीव हो, और करेक्ट प्राइसिंग रखना है ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़े, और लास्ट टैक्स प्लानिंग करना है। चलिए फिर स्कोप ऑफ एफएम क्या है, तो स्कोप ऑफ एफएम इज ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग द शेयर वैल्यू। तो ये इसके लिए क्या होगा सर, हम 3 डिसीजंस लेंगे, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। इन 3 डिसीजंस में भी, तीनों में ही अलग अलग रिस्क और रिटर्न्स होते हैं, तो उन दोनों का बैलेंस करना जरूरी है। मतलब ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंस करना, ये होता है स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एफएम। तो स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एफएम क्या है सर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू। मतलब मेरी शेयर की वैल्यू बढ़ती रहे, ये मेरा मेन पर्पस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब कहाँ कहाँ से पैसा उठाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पैसा लगाएं, और लास्ट डिविडेंड मतलब कितना 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 डिविडेंड बांटे। अगर डिविडेंड ही नहीं बांटेंगे तो इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, इन्वेस्टर्स हो सकता है शेयर्स को बेच दे। तो हमको उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड भी देना जरूरी है ताकि उनकी भी एक्सपेक्टेशन मीट आउट होती रहे। अब तीनों ही चीजों में कुछ ना कुछ रिटर्न और रिस्क होते हैं, तो इसलिए उनको बैलेंस करना जरूरी है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम क्या है। तो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आपकी कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी आ सकती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी आ सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आप या तो एक ही चीज, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव या तो प्रॉफिट कमाना हो सकता है या फिर वेल्थ कमाना। चलिए फोकस कीजिए इसको। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फोकस कीजिए इसको। अच्छा, अब सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता क्या है, और सर इसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात, इट इज ट्रेडिशनली बीन आर्ग्यूड दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट। मतलब अगर मैं धंधा कर रहा हूं तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए,
पैसा कमाना, मतलब प्रॉफिट कमाना, मतलब ये ट्रेडिशनली आर्गुमेंट में था। Hence, the objective of FM is also profit maximization. Finance manager has to make his decisions in a manner that profit of the concern are maximized. मतलब अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो फाइनेंस मैनेजर अपने डिसीजंस को इस तरीके से लेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज्ड। और पहले ये आर्ग्यूड था कि धंधा कर रहे हैं तो मतलब प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। तो पहली बात प्रॉफिट वेग है, प्रॉफिट टर्म वेग है, इट इज नॉट क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। देखिए अगर हम ये चीज सुन रहे हैं ना कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, क्या हमको ये समझ में आ रहा है क्या कि वो प्रॉफिट मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है कि सब्जेक्टिव प्रॉफिट की बात कर रहा है, मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब इन द सेंस 10%, 15%, या एब्सोल्यूट टर्म से बात कर रहा है, या प्रॉफिट में भी वो ईबीआईटी की बात कर रहा है या ईबीटी की बात कर रहा है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा है। तो बहुत ही वेग है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है। कंपनी ईबीआईटी को बढ़ाना चाह रही है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ाना चाह रही है कि रेट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रही है कि हम प्रॉफिट का रेट ना 10% चल रहा है तो 20% करेंगे, या एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रही है, तो ये क्लियर नहीं है। दूसरा, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट के लालच में ज्यादा रिस्क लेना पड़ सकता है। फिर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स। इसका एग्जांपल बुक में बहुत प्यारा दिया हुआ है, उसमें क्या कह रहा है कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, दोनों प्रोजेक्ट्स में सपोज रिटर्न बराबर मिल रहा है, दोनों में 10-10% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन दोनों में रिस्क अलग है। सपोज प्रोजेक्ट ए में सपोज 5% का रिस्क है, प्रोजेक्ट बी में सपोज 8% का रिस्क है, लेकिन दोनों में रिटर्न्स जो है वो कॉमन है। एक चीज का डिफरेंस और था उसमें कि प्रोजेक्ट ए जो हमारा 5% का रिस्क है ना, उसमें जो आउटफ्लो होने वाला है, सॉरी जो हमको इनफ्लो होने वाला है पैसे का, वो 3 साल में होने वाला है। और वही प्रोजेक्ट बी में हमको जो इनफ्लो होने वाला है वो 2 साल का होने वाला है या कुछ ऐसे था। तो कहने का मतलब ये, इसमें जो कंपनी है वो ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी जिसमें इनफ्लो जल्दी आए, ठीक है, भले हो सकता है उसमें रिस्क ज्यादा हो, भले हो सकता है उसमें बाद में फायदा ज्यादा हो। तो इसलिए डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इट इज टू नैरो, मतलब इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द सोशल कॉजेस, जैसे इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स, सोसाइटी और एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मेन प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव में मेन प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स अंडर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव 4 थी। पहला तो टर्म जो है वो काफी वेग है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट की बात कर रहा है कि रेट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है। दूसरा क्या है कि सर हायर द प्रॉफिट, अगर हमको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमको हायर द रिस्क भी लेना पड़ेगा। तीसरा क्या कह रहा है सर, तीसरा ये कह रहा है, एक मिनट, हाँ, तीसरा ये कह रहा है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स, मतलब टाइम पैटर्न को भी ध्यान में नहीं रखता है। और लास्ट क्या कह रहा है, प्रॉफिट ओरिएंटेड इज टू नैरो, इट इज टू नैरो, मतलब ये सोशल कॉजेस को ध्यान में नहीं रखता है, सोशल कॉजेस को ध्यान में, मतलब वर्कर्स का, एम्प्लॉयज का, कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखता है। तो ये क्या थी सर, ये सब प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम सर टर्म्स बहुत वेग है, समझ में नहीं आ रहा है कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट की बात कर रहा है या रिलेटिव प्रॉफिट की बात कर रहा है। फिर हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क, ये तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं, ये तो बेसिक चीज है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न, इसका एक एग्जाम्पल में पढ़िएगा जरूर। फिर इट इज टू नैरो, मतलब ये सोशल कॉजेस को ध्यान में नहीं रखता है। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हो सकता है हम लोग वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हों, कंज्यूमर से अच्छे से बात ना कर रहे हों, कंज्यूमर्स को अच्छे से सेटिस्फाई ना कर रहे हों, तो ये सब भी कॉजेज होते हैं। हो गया, एक बार रीड कर लीजिए उसको। फिर देखिए ये वेल्थ का फॉर्मूला है, बुक में दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। टेक्निक्स क्या क्या आती है सर, कैश फ्लो अप्रोच, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब एक फर्म की वैल्यू कैसे निकलती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस,
द प्राइमरी गोल्स रिमेन्स टू बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इट इज क्रिटिकल फॉर द वेरी एक्जिस्टेंस, ठीक है, इफ दिस गोल्स इज नॉट मेट, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या था सर, वेल्थ का फॉर्मूला, तो प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व है, कैश फ्लो अप्रोच, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब एक कंपनी की वैल्यू कैसे निकलती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। रिवाइज कीजिए इसको। हाँ जी, हो गया रिवाइज। चलिए फिर, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने। अब बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा। फिर एक मिनट, हाँ ये हो गया ना। फिर फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होता है सर, ठीक है, रोल क्या होता है किसका, फाइनेंस मैनेजर का। तो पहली बात तो फाइनेंशियल एनालिसिस करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करना, फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस करना, फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज करना और रिस्क मैनेजमेंट करना। पहले सीएफओ क्या किया करता था और अब सीएफओ क्या करता है, मतलब सीएफओ के काम में कैसे एक चेंज आया। तो ये स्लाइड वो बात कर रही है कि सीएफओ के काम में कैसे चेंज आया, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि सीएफओ के काम पे कैसे चेंज आया। देखिए सीएफओ पहले ना दिमाग वाले काम नहीं करता था, काफी मोनोटोनस काम करता था, जैसे अकाउंटिंग करना, टैक्स फाइलिंग करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, बजटिंग करना, ठीक है। अब सारे काम वो जो करता है ना, वो टेक्निकल काम करता है, मतलब जिसमें अच्छी खासी ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब वो सारे काम आप क्या कहते हैं, टेक्निकल, मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन जैसी चीज को मैनेज करता है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करता है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे और अच्छे से मैनेज करें, प्राइसिंग की एनालिसिस करता है कि ये प्राइस रखना सही है कि नहीं, वो प्राइस रखना सही है कि नहीं, रिस्क को मैनेज करता है, कैपिटल बजटिंग करता है। और बजटिंग फोरकास्टिंग ये कॉमन पॉइंट है, बस ये ध्यान रखिएगा, बजटिंग पहले भी सीएफओ करता था, फोरकास्टिंग पहले करता था और अभी भी ये करता है, ये दोनों कॉमन पॉइंट है। लेकिन जो बाकी जो चेंजेस है वो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ऑब्जॉर्व कीजिए फटाफट। टॉपिक क्या है, रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स। तो क्या क्या रोल है, फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करना, फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस करना, अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज करना और रिस्क को मैनेज करना। पहले सारे मोनोटोनस काम होते थे, अब सारे टेक्निकल काम होते हैं। चलिए आगे बढ़े सर। चलिए, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जब हमारे कंपनी के पास कैश इतना कम हो जाता है कि हम अपने लेंडर्स को, अपने क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ, ये एक पोजीशन है वेयर कैश इनफ्लोज ऑफ अ फर्म आर इनएडिक्वेट, किस लिए, टू मीट ऑल इट्स करंट ऑब्लिगेशन, दिस हैपेंस ड्यू टू रॉन्ग प्राइसिंग और रॉन्ग प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स। मतलब आप सपोज कीजिए, आप, सॉरी, देखिए सपोज आप अपने कंपनी में जरूरत से ज्यादा डेट रखे हो, मतलब आप, जैसे आपका 100% कैपिटल है तो उसमें से आपने 90% डेट रखा हुआ है, मतलब 90% डेट का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब 90% जो पैसा है आपके पास वो उधार का है। तो उधार का पैसा तो आपको हर साल ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप कहां से 90% पैसा लाओगे, समझ में आ रहा है कहने का मतलब। तो आपने इतना ज्यादा डेट रखा, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा एक अच्छा एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, ना डेट ज्यादा होना चाहिए ना डेट कम होना चाहिए। देखिए डेट का होना भी जरूरी है बिकॉज डेट गिव्स अस द टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग अच्छी नहीं होगी, सॉरी, अगर प्राइसिंग आपने ठीक से नहीं की होगी, ज्यादा की होगी, कम की होगी, तो उससे हमारे जीपी में इफेक्ट पड़ेगा, जीपी में इफेक्ट पड़ेगा तो एनपी में इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे हमको कैश इनसफिशियंसी हो सकती है। और लास्ट में क्या कह रहा है कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है इंसॉल्वेंसी जैसी सिचुएशन आ जाए। और जब ये सिचुएशन आती है ना, तो फिर आप, आपके ऊपर एक वेरियस डेट्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते, वही कह रहा है, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लीजिए। तो ये क्या है, एक पोजीशन है जहां पे कैश इनफ्लोज क्या है, इनसफिशिएंट है, इनएडुकेट है करंट ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने के लिए। क्यों होता है, रॉन्ग प्राइसिंग की वजह से और रॉन्ग प्रोपोर्शन ऑफ डेट की वजह से। अगर ये डिस्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा तो हमारे ऊपर इंसॉल्वेंसी जैसी सिचुएशन आ सकती है।
ये भी इंपॉर्टेंट था टॉपिक, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सर ये रिश्ता क्या कहलाता है अकाउंट्स और एफएम में? देखिए अकाउंट्स में क्या है, हम लोग सारा जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं एंट्रीज वगैरह की, वो सब एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। एफएम में हम लोग कैश बेसिस पे करते हैं। अब कैश बेसिस पे करते हैं तो हमको ट्रू पिक्चर कौन दिखाता है? एफएम। अकाउंट्स में एक्रूअल बेसिस पे करते हैं तो हमको वो एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना हमने माल तो एक बार भेज दिया, हमने माल तो एक बार लोगों को भेज दिया और बेच भी दिया, लेकिन क्या हो सकता है पैसा वो बाद में ना दे, तो हमको ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की। तो एफएम हमको अच्छी एक रियल पिक्चर दिखाता है। तो इसलिए वही कह रहा है, देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन एफएम एंड अकाउंट्स आर क्लोजली रिलेटेड। अच्छा अब ये भी चीज है कि भाई एफएम मतलब जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं कि धंधा कैसे करना है, कितना पैसा उठाना है मार्केट से, कितना पैसा लगाना है, वो अकाउंट्स के बेसिस पे लेते हैं। कि अकाउंट्स के बेसिस पे, जैसे अकाउंट्स में होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस हम लोग लेते हैं, तो अकाउंट्स हमको इनपुट देता है किसमें? फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग में। ठीक है। और आउटकम ऑफ अकाउंटिंग क्या है सर? बैलेंस शीट, पी&एल और चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा अकाउंट्स में क्या होता है, हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं तो ये हमको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एफएम में हम लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं तो ये हमको फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। दोनों चीज समझ में आ गई? फिर से एफएम और अकाउंट्स में एक बहुत क्लोजली रिलेशन है। अकाउंट्स हमको इनपुट देता है, हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो अकाउंट्स के हिसाब से ही लेते हैं कि अकाउंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है। अच्छा फिर दोनों में एक अच्छा रियल पिक्चर कौन शो करता है? एफएम, क्योंकि एफएम में हम लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं, अकाउंट्स हम लोग एक्रूअल फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो इसलिए हो सकता है ना कि भाई हमने उधार पे तो माल बेच दिया कस्टमर को, लेकिन हो सकता है मेन टाइम पे जब पैसा देने का टाइम आया तो हो सकता है वो पैसा ना दे, बैकआउट कर दे। तो इसलिए हो सकता है ना जो पिक्चर आज शो कर रही है वो 3 महीने बाद जब ड्यू डेट हो तब वो पिक्चर अलग हो। तो इसलिए हम लोग एफएम में मतलब ये माना जाता है कि कैश बेसिस इज द गुड बेसिस, है ना, ये चीज है बस। चलिए बस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे चैप्टर। फिर हमने क्या पढ़ा लास्ट में? एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है ना, एजेंट्स लोग अपने को सुप्रीम बनने लगते हैं, मतलब वो अपने आप को ओनर्स बनने लगते हैं, तो इसलिए वो अपना इंटरेस्ट पहले रखते हैं ओनर्स के इंटरेस्ट से। तो वहीं से एजेंसी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए एजेंसी प्रॉब्लम इज अ चांसेस दैट मैनेजर्स मे प्लेस पर्सनल गोल्स अहेड ऑफ द गोल्स ऑफ द ओनर्स। अच्छा फिर एजेंसी प्रॉब्लम लीड्स टू एजेंसी कॉस्ट। अब ये इन्होंने क्या किया, अपने गोल्स को पहले रखा, तो उससे क्या हो सकती है? एजेंसी प्रॉब्लम आ सकती है। एजेंसी प्रॉब्लम आ गई तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया। तो एजेंसी कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट borne by the stakeholders to monitor the managers and control their behavior। ये क्या क्या कॉस्ट होती है सर? मॉनिटरिंग, बॉन्डिंग, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रक्चरिंग। ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम अराइजेस इफ मैनेजर्स इंटरेस्ट आर नॉट अलाइन टू द इंटरेस्ट ऑफ डेट होल्डर्स और इक्विटी इन्वेस्टर्स। ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम ऑफ डेट इम्पोजिंग नेगेटिव कोवेनेंट्स। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, सपोज मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है, मैंने कहा एजेंट भाई मेरी जो भी क्लासेस है ना सब तू रिकॉर्ड करके अच्छे से इनक्रिप्ट करके अच्छे से उसको पेन ड्राइव में अपलोड करके, ठीक है, उसको मार्केट में बेचना है। मेरा इंटरेस्ट यही है कि भाई मेरे को क्लासेस रिकॉर्ड करनी, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है। उसका इंटरेस्ट कुछ और है, उसको चाहिए ज़्यादा कमीशन, उसका इंटरेस्ट मान लीजिए और भी कुछ और है। तो हो सकता है ना वो मेरा इंटरेस्ट को ना ध्यान रखते हुए अपना इंटरेस्ट पहले वो रखे, प्रेफरेंस पे रखे, तो उससे मेरे को नुकसान हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कुछ कॉस्ट बियर करूंगा, मैं उस पर फिर कंट्रोल करूंगा, मैं उसका बिहेवियर चेक करूंगा, मैं उसको और ज्यादा पैसा दूंगा, भाई तेरे को पैसे की लालच है ना तो और पैसा ले ले, लेकिन मेरा इंटरेस्ट खराब मत कर। तो ये होती एजेंसी कॉस्ट। द कॉस्ट विच आई विल बियर टू मॉनिटर, टू टू वॉट, टू कीप कंट्रोल, टू कीप दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंसी कॉस्ट। तो वही कह रहा है एजेंसी कॉस्ट आर ऑफ 4 टाइप्स। मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करने के लिए मैं कुछ खर्चे करूंगा। बॉन्डिंग मतलब हो सकता है ना मैं किसी थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस ले लूं कि भाई अगर कल चल के इससे मेरे को कुछ नुकसान होगा तो आप मेरे को भरपाई करना। अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसके नेचर की वजह से, हो सकता है मैं कुछ अपॉर्चुनिटी सीज ना कर पाऊँ। चौथा है स्ट्रक्चरिंग, मैं उसको ज़्यादा होता नहीं बेनिफिट्स दूंगा, ज़्यादा पैसा दूंगा उसको। तो ये सब चीज़ें होती है। एक बार रीड कर लीजिए उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एजेंसी प्रॉब्लम आ गई, अब इसको एड्रेस कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो हम उसका कॉम्पनसेशन ही अपने प्रॉफिट के हिसाब से लिंक कर देंगे। भाई अगर मैं कमाऊंगा ना तभी तेरे को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं
इफेक्टिव मॉनिटरिंग करता रहूंगा टाइम टू टाइम, और मैं उसको बताऊंगा कि भाई तेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मेरे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े, मैं उसको बार बार बताता रहूंगा। एम्प्लॉय का डिजाइन ही ऐसे कर दो कि अंडरलाइन एजम्पशन ही वैसी हो जाए कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द स्टॉक प्राइस इज ऑब्जेक्टिव, इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो मेन मेन पॉइंट्स क्या थे सर? पहली बात तो हम अपना जो मैनेजर्स ऑफ कॉम्पनसेशन है ना, वो मैं लिंक कर दूंगा प्रॉफिट से, तो इसलिए वो ज्यादा फोकस करेंगे किसमें? प्रॉफिट में। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तभी उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। फिर मैं मॉनिटरिंग करता रहूंगा उनके एक्शंस पे, कैसे काम करना है कैसे नहीं, और मैं एम्प्लॉय को डिजाइन ही ऐसे करूंगा कि जो हमारा एजम्पशन है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्टॉक प्राइस ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हो गया। चलिए अब लास्ट 2 स्लाइड बच रही है, एजेंसी कॉस्ट और समरी। ठीक है, अब देखिए एजेंसी कॉस्ट, देखिए बुक में एज सच डिफाइंड नहीं है लेकिन मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए एक होती है मॉनिटरिंग, एक होती है बॉन्डिंग, एक होती है अपॉर्चुनिटी, एक होती है स्ट्रक्चरिंग। मॉनिटरिंग मतलब मैं उस पर नजर रखने के लिए क्या क्या खर्चा करूंगा। ऑब्वियसली मैं हो सकता है ऑडिट कराऊं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, मैं बजट्स वगैरह स्टेब्लिश करवाऊं, मैं मैनेज के डिसीजंस, मतलब मैनेजमेंट के डिसीजंस को लिमिट कर दूं। ठीक है, ये होता है मॉनिटरिंग। दूसरा बॉन्डिंग, मतलब अभी जस्ट मैं बोला, मैं हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से एक बॉन्ड साइन करा लूं कि इनकेस अगर मुझे एजेंट की वजह से कोई लॉस होगा तो मुझे वो थर्ड पार्टी बियर करके देगी। तो वही कह रहा है फर्म, देखिए वही कह रहा है फर्म मतलब कंपनी पेज टू अचीव अ फिडिलिटी बॉन्ड, मतलब एक ट्रस्ट वाला बॉन्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी, टू द इफेक्ट दैट लेटर, मतलब कंपनी, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट द फॉर्मर फॉर द लॉस। मतलब अगर कोई भी लॉस मुझे होता है एजेंट की वजह से तो कौन कॉम्पनसेट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। अपॉर्चुनिटी मतलब कभी कभी क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना वेग होता है, इतना मेसी होता है कि कभी कभी डिसीजंस मैनेजमेंट नहीं ले पाता है, उस वजह से अपॉर्चुनिटी सीज नहीं हो पाती। और लास्ट मैं क्या करूंगा, मैं अपने मैनेजर्स को इतना अच्छे से इंसेंटिव्स दूंगा ना कि वो ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। तो वो क्या होगा? स्ट्रक्चरिंग। तो मोटिव इज टू गिव मैनेजर्स इंसेंटिव्स सो दैट दे कैन वर्क इन द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स। ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स। चलिए अब ये लास्ट है, ये सच पढ़ाई का पार्ट नहीं है। इसमें मैंने क्या बताया कि देखिए हमने भी क्या पढ़ा, 3 मेजर डिसीजंस क्या होते हैं सर? पहले तो पैसा उठाना, दूसरा पैसा लगाना, और तीसरा डिविडेंड लेना। फाइनेंसिंग को लेकर हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स हैं? चैप्टर 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस, चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, मतलब देखिए अलग अलग पैसा उठाने का अलग अलग कॉस्ट होता है, हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पे। चैप्टर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर 6 लिवरेज डिसीजंस, और चैप्टर 10 वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी के लिए भी हम लोग फाइनेंसिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट में कैपिटल बजटिंग, वो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें, चैप्टर 8। डिविडेंड के लिए सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। देखिए सिर्फ ये एक 3 डिसीजन से हमारा पूरा एफएम ही क्या हो गया? कंसोलिडेट हो गया। एफएम का पूरा मैंने ब्यौरा बता दिया। ठीक है, तो चलिए यहां हमारा रिवीजन खत्म होता है ऑफ चैप्टर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लीज इसको बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा, और एक बार मैं फिर से पूरी स्लाइड एक बार दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको 1 मिनट रुकेगा, मैं पूरी स्लाइड एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, ये सेकंड स्लाइड थी, ये थर्ड स्लाइड थी। आप लोग रिफर कर सकते हैं जो जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, पॉज करके रिफर कर सकते हैं। ये हमारी फोर्थ स्लाइड थी, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, बहुत पढ़ लिया है 17, ओके 18, 19, 20। जो इंपॉर्टेंट लगे आप पॉज करके लिख सकते हो, जो भी मैं अगर इनकेस कुछ आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट तो। 21, 22, 23, ओके 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो चलिए यहाँ हमारा चैप्टर पूरा खत्म होता है। और सो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ ओमगर। ओके, सो आप जा सकते हो, यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है।